हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू DSSB TGG नेचुरल साइंस सीरीज़। इसमें अभी हमारी चल रही है यूनिट मैन मेड मटीरियल्स, जिसमें ऑलरेडी हम पार्ट 1 कवर कर चुके हैं। आज हम मैन मेड मटीरियल का ही पार्ट 2 कवर करेंगे, जिसमें हम कवर करने वाले हैं टॉपिक्स सीमेंट, कार्बन फाइबर्स, ग्लास एंड फाइबर्स एंड प्लास्टिक को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, सबसे पहले आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं सीमेंट। सीमेंट सबको पता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल्डिंग मटेरियल होता है। ठीक है, फर्स्ट टाइम इसको इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस किया गया था 1824 में। इसे पोर्टलैंड सीमेंट भी कहते हैं, ये आप याद रखेंगे। सीमेंट और पोर्टलैंड सीमेंट एक ही चीज़ है, तो अलग से भी आपको नाम याद रखना है इसका, क्या, पोर्टलैंड सीमेंट, राइट। अच्छा, अब क्या होता है केमिकली, ये क्या है, ये एक मिक्सचर है किसका, कैल्शियम सिलिकेट्स और कैल्शियम एल्यूमिनेट्स का। तो ये एक मिक्सचर होता है कैल्शियम सिलिकेट्स और कैल्शियम एल्यूमिनेट्स का, जिसको एक हार्ड मास में सेट किया जाता है वाटर के साथ ट्रीट करके, राइट। तो ये आपको याद रखना है सीमेंट के बारे में। अब कंपोजिशन ऑफ सीमेंट की बात करें तो देखो, सीमेंट में क्या होता है, CaO होता है 50 to 60%, SiO2 सिलिका होता है 20 to 25%, Al2O3 होता है 5 to 10%, MgO 2 to 3%, Fe2O3 होता है 1 to 2% और SO3 होता है 1 to 2%। ये आपको याद रखना है कंपोजिशन ऑफ सीमेंट। तो कंपोजिशन ऑफ सीमेंट में क्या होता है, कंपोजिशन ऑफ सीमेंट में CaO सबसे ज़्यादा अमाउंट में होता है 50 to 60%। उसके बाद होता है सिलिका जो 20 से 25% होता है। उसके बाद एलुमिना जो 5 to 10% होता है। उसके बाद होता है MgO जो 2 to 3% होता है, और बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में प्रेजेंट होता है Fe2O3 और SO3। Fe2O3 कितने अमाउंट का होता है 1 to 2% और SO3 होता है 1 to 2%। तो ये चीज़ आपको याद रखे चलनी है, ये होगी कंपोजिशन ऑफ सीमेंट। अब क्या है, अगर एक बहुत ही गुड क्वालिटी का सीमेंट बनाना है तो जो सिलिका और एलुमिना है, यानी ये था सिलिका, सिलिका क्या था SiO2, और क्या है एलुमिना। तो अगर हम एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का सीमेंट बनाना चाहते हैं तो जो सिलिका है और जो एलुमिना है यानी SiO2 और Al2O3, इनका जो रेशियो है वो 2.5 से 4.0 होना चाहिए। तो इन दोनों के बीच का जो रेशो है वो कितना होना चाहिए, 2.5 से 4.0 तक, राइट। तो ये चीज़ आपको याद रख के चलनी है कि इनका रेशियो क्या होना चाहिए, 2.5 से 4.0 तक। उसके अलावा जो CaO है यानी CaO लाइम, तो CaO लाइम और बाकी जितने भी ऑक्साइड्स बच गए, यानी कि SiO2 हो गया, Al2O3 हो गया और Fe2O3 हो गया, तो इन सब के जो बीच का रेशो है वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 2:1। तो ये रेशो होना चाहिए। आपको ये कंपोजिशन याद रखनी है कि सिलिका और एल्यूमिनियम के बीच कितना रेशो होना चाहिए, और लाइम और टोटल ऑक्साइड्स के बीच कितना रेशो होना चाहिए, वो याद रखना है 2:1 होना चाहिए, राइट। चलो नेक्स्ट इसमें बात कर लेते हैं। देखो, मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट की, तो मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट के लिए जो मेन रॉ मटेरियल्स होते हैं वो आपको याद रखने हैं, कौन से होते हैं, लाइमस्टोन और क्ले। तो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मटेरियल है सीमेंट के लिए वो क्या है, एक है लाइमस्टोन और दूसरा क्या है, क्ले। अच्छा, ये भी आपको याद रखना है कि जब सीमेंट बनाते हैं तो इसमें लाइमस्टोन लेते हैं 3 पार्ट और क्ले कितना लेते हैं 1 पार्ट। तो इन दोनों का रेशियो कितना होगा, ये भी याद रख के चलना है, 3:1। तो इसमें हम लेते हैं लाइमस्टोन कितना 3 पार्ट और क्ले कितना लेते हैं 1 पार्ट, जिसको मिक्स किया जाता है। फिर इस मिक्सचर को हीट किया जाता है 770 से 1870 केल्विन के बीच, राइट। और एक क्लीन में इसको डाल देते हैं। हाँ, और उसमें कौन कौन सी रिएक्शंस होती है वो मैंने यहाँ पर लिखी हैं। रिएक्शन याद रखने की ज़रूरत आपको नहीं है, वैसे यहाँ पर लिखी हुई है कि उस रोटरी के अंदर कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं, ये सारी रिएक्शंस यहाँ पर लिखी हुई हैं। सबसे पहले CaCO3 को हीट करेंगे तो डिकम्पोज होकर CaCO2 बनाएगा। उसके बाद जो हमारा CaO है वो सिलिका के साथ कंबाइन होकर CaO.SiO2 बनाएगा, ये कॉम्बिनेशन है। फिर उसके बाद वो Al2O3 के साथ कंबाइन होगा, उसके बाद Fe2O3 के साथ कंबाइन होगा और फाइनली ये मिक्सचर बनाएगा। तो सीमेंट में फाइनल मिक्सचर ये बनेगा। अब ये जो रोटरी क्लीन है, इसका जो टेम्परेचर है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, जिसके अंदर इसका जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है इसके 20 से 30% मास मेल्ट हो जाता है और फाइनली ये एक सॉलिड मास में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे सीमेंट क्लिंकर्स कहते हैं, जिनको कूल किया जाता है और मिक्स किया जाता है 2.3% बाय वेट ऑफ जिप्सम के साथ। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा याद रखनी है, क्योंकि ये आता है कि जो सीमेंट है उसकी प्रोसेस को थोड़ा स्लो डाउन करने के लिए, ताकि भाई वो सेट हो जाए अच्छे तरीके से। उसमें क्या ऐड किया जाता है, तो आपको याद रखना उसमें क्या ऐड किया जाता है, जिप्सम। और जो जिप्सम है उसका फॉर्मूला होता है CaSO4
2H2O, ये जिप्सम का फार्मूला होता है, ये याद रखना है। और फाइनली जो हमारा सीमेंट है वो क्या बन जाता है, पोर्टलैंड सीमेंट में। तो आपको याद रखना है कि जो फाइनल मिक्सचर आया उसके अंदर और क्या मिक्स किया जाता है, जिप्सम मिक्स किया जाता है, ताकि जो हमारा सीमेंट है वो सेट हो सके। और जिप्सम का फार्मूला भी याद रखना है, क्या होता है, CaSO4.2H2। नेक्स्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स होते हैं पोर्टलैंड सीमेंट में वो क्या होते हैं, डाई कैल्शियम सिलिकेट 26% होता है, जिसका फार्मूला है Ca2SiO4। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट Ca3SiO5 51%, और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट होता है Ca3Al2O6 11%। तो ये मेन कंपाउंड्स होते हैं जो किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, पोर्टलैंड सीमेंट के अंदर। अब सीमेंट की सेटिंग में क्या याद रखना है, सीमेंट को जब भी यूज़ किया जाता है उसको हमेशा किसके साथ मिक्स किया जाता है, H2O के साथ। और ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है, सीमेंट रिएक्ट करता है H2O के साथ और एक जिलेटिनस मास बना लेता है, जो धीरे धीरे एक हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाता है, और उसके बीच लिंकेज आ जाती है SiO और SiOL की, यानी एल्यूमिनेट्स और सिलिकेट्स की चेन बना लेता है वो। तो ये हमारा सीमेंट था, ये हमने कवर कर लिया है। सीमेंट में ये आपको याद रखना है, कंपोजिशन याद रखना, सेट करने के लिए उसमें जिप्सम मिक्स करते हैं, ये याद रखना, ये भी आप याद रख सकते हैं, और इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन आएगा नहीं। तो ये था सीमेंट के बारे में, राइट। तो ये चीज़ आपको सीमेंट के बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं कार्बन फाइबर्स के बारे में। देखो, कार्बन फाइबर्स जो होते हैं वो मेनली कंपोज होते हैं कार्बन एटम्स के। तो कार्बन फाइबर्स मेनली कार्बन एटम से ही बने हुए होते हैं, ठीक है। अब कार्बन फाइबर प्रोड्यूस करने के लिए जो कार्बन एटम्स हों उनको एक साथ बॉन्ड किया जाता है, बहुत सारे कार्बन फाइबर्स एक साथ बंडल करते हैं, बहुत सारे एटम एक साथ बंडल करते हैं, तो क्या बनता है, कार्बन फाइबर। कार्बन फाइबर्स जो होते हैं वो 5 to 10 माइक्रोमीटर होते हैं डायमीटर में, यानी इनका डायमीटर कितना होता है, 5 से 10 माइक्रोमीटर। लाइट वेट होता है इनका, और इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.9 होती है। एडवांटेज क्या होते हैं कार्बन फाइबर्स का, ये बहुत ही लाइट वेट होते हैं, कॉरोजन रेजिस्टेंस होते हैं, यानी पे कॉरोजन नहीं लगेगा। थर्मल कंडक्टिविटी इनकी बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, यानी हीट का इन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। इनका स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, ये याद रखना, इनका स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। केमिकल रेजिस्टेंस इनका हाई होता है, यानी ये किसी केमिकल से रिएक्शन नहीं करेंगे। और हाई टेम्परेचर टॉलरेंस होता है, हाई टेम्परेचर पर भी ये ख़राब नहीं होंगे। और ज़्यादा याद नहीं रखना है कार्बन फाइबर्स के बारे में, इतना याद रख लेना कि कार्बन फाइबर जो है वो हमारे कार्बन एटम्स के ही बने होते हैं, ग्रेफाइट की तरह, राइट। चलो नेक्स्ट है ग्लास। ग्लास के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो ग्लास क्या होता है, ग्लास होता है अमरफस सॉलिड, या क्या होते हैं, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखो सॉलिड वो होते हैं, सॉलिड सबको पता है, सॉलिड क्या होते हैं, डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम वाले, ठीक है। देखो इसके बारे में ना मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं हम किसके बारे में, ग्लास के बारे में। देखो ग्लास के लिए यहाँ पर क्या गया है कि जो ग्लास है वो क्या है, ग्लास एक अमरफस सॉलिड है, ग्लास इज अ अमरफस सॉलिड, ठीक है। या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम कहते हैं नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो इसको हम अमरफस सॉलिड, या इसी को हम क्या कह सकते हैं, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। अब देखो एक चीज़, देखो यहाँ पर पहले हम सॉलिड के बारे में देख लेते हैं। देखो सॉलिड क्या होते हैं, सॉलिड वो होते हैं जिसकी डेफिनेट शेप और क्या होती है, डेफिनेट वॉल्यूम। तो ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसकी डेफिनेट शेप होगी और डेफिनेट वॉल्यूम होगा उसे हम क्या कहते हैं, सॉलिड, ठीक है। यानी अगर ग्लास को सॉलिड कहा गया तो इसकी भी क्या हो गई, डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम। पर अभी हम देखेंगे क्योंकि जो ग्लास है वो थोड़ा अलग टाइप का सॉलिड है, ठीक है। अच्छा आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि जो सॉलिड्स होते हैं वो होते हैं टू टाइप्स के, एक होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो एक होते हैं हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, और दूसरे होते हैं हमारे पास अमरफस सॉलिड्स, या उसको हम बोलते हैं नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो एक होते हैं हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरे कौन से होते हैं, अमरफस या नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, मान लो एक सॉलिड है वो हमारा ए और बी सब्सटेंस से मिलकर बना है, ठीक है। तो एक रेगुलर अरेंजमेंट अगर पार्टिकल्स का, जैसे मान लो यहाँ पर बी, ए फिर कौन आ गया बी, फिर कौन आ गया ए, फिर कौन आ गया बी, फिर से कौन आ गया ए, ठीक है। फिर यहाँ पर ए है तो इसके साथ कौन आएगा, यहाँ पर बी, फिर यहाँ पे कौन आएगा ए, फिर कौन आएगा बी, राइट। फिर ऐसे यहाँ पर ए तो यहाँ पर कौन आएगा बी, अब यहाँ पर है बी तो यहाँ पे कौन आएगा ए, फिर यहाँ कौन आएगा बी, राइट। फिर यहाँ पर ए, फिर यहाँ पर बी, और यहाँ क्या जगह ए। तो ये एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट है, यानी ए के बाद बी, फिर ए के बाद क्या आ रहा है बी, बी के बाद ए। तो ये एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट है। तो अगर एटम्स का एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होता है, रेगुलर अरेंजमेंट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड। बट अगर मान लो यहाँ पर मान लो ए है, उसके बाद फिर से ए आ गया, फिर बी आ गया, फिर ए आ गया,
फिर ये आ गया, फिर भी आ गया, फिर भी आ गया, फिर भी आ गया, फिर ये आ गया। मतलब कोई पैटर्न ही नहीं है, कोई भी कहीं पर आ रहा है। तो अगर कोई पैटर्न फॉलो नहीं होता है, यहाँ पर कोई पैटर्न फॉलो नहीं है, तो इस तरीके की जो अरेंजमेंट होती है उसे हम क्या बोलते हैं, इरेगुलर अरेंजमेंट। तो अगर हमारे एटम्स की अरेंजमेंट रेगुलर है, एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो कौन से सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन। और अगर एक इरेगुलर पैटर्न है, कोई पैटर्न ही फॉलो नहीं हो रहा है, इरेगुलर अरेंजमेंट है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अमरफस सॉलिड। अब यही यहाँ पर कहा गया कि जो ग्लास है वो कैसा सॉलिड है, एक अमरफस सॉलिड, या उसे हम क्या कह सकते हैं, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो एक चीज़ तो आपको ये याद रखनी है, ग्लास कैसा सॉलिड होते हैं, अमरफस, या इसको क्या कह सकते हैं हम, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। एक ग्लास जो होता है वो हमारा सूडो सॉलिड होता है। सूडो, सूडो का मतलब क्या है कि इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ना लिक्विड जैसी भी होती हैं। वो कैसे होती हैं, देखो, जब ग्लास को हीट किया जाता है तो पहले ये सॉफ्ट होगा और फिर ये फ्लो करने लगता है, क्योंकि इसके अंदर फ्लोइंग प्रॉपर्टी है। क्योंकि इसके अंदर फ्लोइंग प्रॉपर्टी है, और फ्लोइंग किसकी प्रॉपर्टी होती है, लिक्विड की। इसका मतलब किसकी तरह बिहेव कर रहा है, लिक्विड की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि ये फ्लो कर सकता है, और फ्लो करने के कारण ही इसे मोल्ड किया जा सकता है एनी डिजायर्ड शेप में। जैसे बाउल बनाए जाते हैं, वास बनाए जाते हैं, बोटल्स है, जार्स है, ड्रिंकिंग ग्लासेस हैं, वो किसके बने होते हैं, ग्लास के। क्यों, क्योंकि ग्लास की कैसी प्रॉपर्टी होती है, फ्लो करने की, और फ्लो करने के कारण इसको जैसी शेप में चाहे वैसा मोल्ड कर सकते हैं, राइट। ये आपको याद रखें। अब इसीलिए जो ग्लास है उसको क्या कहते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड। तो ये क्योंकि इसकी फ्लो करने की प्रॉपर्टी है, और फ्लो करने की प्रॉपर्टी है, इसलिए कैसी प्रॉपर्टी हुई, लिक्विड वाली। इसीलिए जो ग्लास है उसे हम क्या कहते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड। ये देखो यहाँ पर लिखा भी है कि ग्लास को पहले हीट करते हैं तो धीरे धीरे ये सॉफ्ट होता है, यानी धीरे धीरे ठंडा होगा और फ्लो करने की प्रॉपर्टी को शो करेगा। इसे क्या कहते हैं हम, सुपर कूल्ड लिक्विड। तो ग्लास इज ऑल्सो कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड, जिसकी बहुत ही ज़्यादा हाई विस्कोसिटी होती है, ठीक है। यानी ये थोड़ा बहुत ये किसकी तरह बिहेव करता है, लिक्विड की तरह। इसीलिए आपने देखा होगा जो बहुत ही पुराने विंडो में अगर कांच लग रहा है, जैसे बहुत ज़्यादा पुरानी जो बसेस होती हैं उनके जो शीशे होते हैं ना, विंडो जो होती है उनकी, वो नीचे से कैसी हो जाती है, थिक हो जाती है। वो इसीलिए थिक हो जाती है क्योंकि जो हमारा ग्लास है, यानी वो नीचे से कैसे हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा थिक हो जाती है। वो इसीलिए थिक हो जाती है क्योंकि ग्लास की प्रॉपर्टी है। ग्लास क्या है, ग्लास इज अ सुपर कूल्ड लिक्विड। अब क्योंकि ग्लास एक सुपर कूल्ड लिक्विड है, तो ये धीरे धीरे किसकी प्रॉपर्टी शो करेगा, फ्लो करने की। तो ये बहुत ही धीरे धीरे क्या करेगा, फ्लो। और फ्लो करके ये नीचे की तरफ फ्लो करेगा, जिसके कारण जो नीचे का पोर्शन है, यानी जो बॉटम पोर्शन है किसी भी विंडो का, वो क्या हो जाएगा, थिक। तो इसीलिए जो बॉटम पोर्शन होता है विंडोज का, वो कैसा हो जाता है, थिक हो जाता है। ये आपको किसके बारे में याद रखना है, ग्लास के बारे में। इसके अलावा एक और चीज़ जो आप ग्लास के बारे में याद रख सकते हैं, वो आपको याद रखनी है कि कुछ ग्लास ऑब्जेक्ट्स जो एंशिएंट सिविलाइजेशन के होते हैं, यानी जो बहुत ही ज़्यादा पुराने ग्लास है, बहुत ज़्यादा पुराने ग्लास, वो क्या होते हैं, मिल्की होते हैं अपीयरेंस में। तो वो मिल्की कैसे हो जाते हैं अपीयरेंस में, वो देखो, जो मिल्कीनेस है ग्लास की, वो कैसे आती है, इट अंडरगोज हीटिंग ड्यूरिंग द डे एंड कूलिंग एट नाइट, दैट इज अनीलिंग। ये प्रोसेस आपको याद रखनी है। बहुत सालों तक यही प्रोसेस चलता है। दिन में क्या होगा, वो सन की हीट से गर्म, रात में क्या होगा, वो ठंडा। दिन में गर्म, रात में ठंडा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अनिलिंग। जिसके कारण इसे बार बार अनिलिंग का प्रोसेस जब होता है ग्लास के ऊपर, तो ग्लास कैसा सॉलिड था, नॉन क्रिस्टलाइन या अमरफस, वो धीरे धीरे क्रिस्टलाइन कैरेक्टर को अपना लेता है और वो कंप्लीटली किसके अंदर चेंज हो जाता है, सॉलिड के अंदर चेंज हो जाता है। ऐसे हीट करके और कूल करके, यानी अनिलिंग प्रोसेस से अमरफस सॉलिड को क्या बनाया जा सकता है, क्रिस्टलाइन बनाया जा सकता है, राइट। ये आपको याद रख के चलना है। तो ये था ग्लास के बारे में। आई होप आपको समझ आया होगा, राइट। चलो नेक्स्ट हम देख लेते हैं फाइबर्स और प्लास्टिक्स के बारे में। पहले फाइबर्स देख लेते हैं। देखो, फाइबर्स जो होते हैं वो थ्रेड्स को वेव करके बनाए जाते हैं, यानी थ्रेड से बनाए जाते हैं, सबको पता है। फाइबर्स जो हैं वो थ्रेड्स को बुन कर क्या बनाया जाता है, हमारे फाइबर्स। अब ये जो फाइबर्स होते हैं दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं नेचुरल फाइबर्स और एक कौन से होते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स। अब नेचुरल फाइबर्स वो होते हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं, है ना। तो वो फाइबर्स जो हमें नेचर से मिलते हैं, नेचर मतलब प्लांट या एनिमल्स, तो ऐसे फाइबर्स जो हमें प्लांट्स या किससे मिल जाते हैं, एनिमल से, उन्हें हम क्या कहते हैं, नेचुरल फाइबर्स। जैसे कॉटन है ना, कॉटन हमें प्लांट से मिलती है, वुल हमें शिप से मिलती है, सिल्क हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है। तो ये हमें किससे मिल गए, एनिमल से, ये हमें प्लांट से मिल गई। तो ऐसे फाइबर जो हमें प्लांट और एनिमल से मिल जाते हैं, यानी नेचर से मिल जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं नेचुरल फाइबर्स, राइट।
नेक्स्ट आता है सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स वो होते हैं जो लैब में बनाए जाते हैं। तो ऐसे फाइबर्स जो लैब में बनाए जाते हैं, यानी जो इंडस्ट्रीज में या लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं, तो ऐसे फाइबर्स जो इंडस्ट्री या फिर लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स, राइट। जैसे क्या हो गया, रेयॉन, क्या हो गया, नाइलॉन, पॉलिएस्टर। तो ऐसे बहुत सारे जो फाइबर्स हैं जो हमें नहीं मिलते प्लांट से या एनिमल से, पर उन्हें हम इंडस्ट्रीज में या लेबोरेटरी में प्रिपेयर कर सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स, जिसके एग्जाम्पल यहाँ पर रेयॉन, नाइलॉन और पॉलिएस्टर। ठीक है, अब देखो ये जो है सिंथेटिक फाइबर्स, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो आपको 4 सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में याद रखना है, जिसमें से एक है रेयॉन। तो आपको 4 सिंथेटिक फाइबर्स यहाँ पर याद रखने, एक याद रखना है रेयॉन, दूसरा आपको याद रखना है नाइलॉन, आपको याद रखना है नेक्स्ट पॉलिएस्टर, और लास्ट आपको याद रखना है एक्राइलिक। तो ये आपको याद रखना है 4। इन चारों के बारे में एक बार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, रेयॉन, नाइलॉन, पॉलिएस्टर और एक्राइलिक। ठीक है, सबसे पहले देखो रेयॉन आता है। रेयॉन को बोलते हैं आर्टिफिशियल सिल्क। सिल्क हमें पता है किससे मिलता है, सिल्क वॉर्म से, सिल्क वॉर्म से, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी सिल्क जैसी होती हैं, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क। इसको वुड पल्प से बनाया जाता है, वुड पल्प यानी सेल्यूलोज। तो इसको सेल्यूलोज से बनाया जाता है। ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सकता है और बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होता है पहनने में। यूजेस क्या होते हैं, इससे बहुत सारे सूट्स, स्लेक्स और जैकेट्स बनाए जाते हैं। ऑटोमोबाइल टायर कोट्स भी इसी से बनाई जाती हैं, और कॉटन के साथ मिक्स करके इससे बेडशीट्स भी बनाए जाते हैं। ये आपको रेयॉन के बारे में ध्यान रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है, रेयॉन इज आर्टिफिशियल सिल्क। इस पे स्टार मार्क कर लूँ, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क। तो आपको याद रखना है आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से किसको जानते हैं, रेयॉन को जानते हैं, राइट। चलो नेक्स्ट आता है नाइलॉन। नाइलॉन सबसे पहला सिंथेटिक फाइबर था जो एंटायरली केमिकल से बनाया गया था, यानी फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर, फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर था नाइलॉन। ठीक है, तो ये था हमारा नाइलॉन, जो पहला सिंथेटिक फाइबर था जो कंप्लीटली सिंथेटिक था, जिसके अंदर कोई भी नेचुरल सब्सटेंस ऐड नहीं था, सारे केमिकल्स थे। तो ये पहला फुल्ली सिंथेटिक सिंथेटिक फाइबर था। इसको कोल, पेट्रोलियम, ऑयल, एयर और वाटर को मिलाकर बनाया गया था। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है, इलास्टिक होता है, रिंकल रेजिस्टेंस होता है, यानी इस पर कोई रिंकल नहीं पड़ते हैं। बहुत ही कम वाटर को ये एब्जॉर्ब करता है और धोने में बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है, ईजी टू वॉश। ठीक है, यूजेस की अगर बात करें तो इससे पैराशूट्स बनाए जाते हैं, रोप्स बनाई जाती हैं जो रोप क्लाइंबिंग में इंपॉर्टेंस रखती हैं। ठीक है, उसके बाद इससे बहुत सारे रोप्स, टूथब्रश, कार शीट, बेल्ट, ये सब बनाए जाते हैं। इससे टेंट, कर्टेन और स्लीपिंग बैग्स भी बनाए जाते हैं। एक चीज़ यहाँ पर आपको ये देखनी है, देखो नायलॉन, बेसिकली जो नायलॉन होता है ना, वो भी एक तरीके का पॉलीमर है, रेयॉन भी पॉलीमर है। यानी अगर मैं बात करूँ, ये जो हम अभी टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, ये हमारा है फाइबर एंड प्लास्टिक। और ये बता दो, फाइबर और प्लास्टिक दोनों ही क्या होते हैं, पॉलीमर। ठीक है, और पॉलीमर हमें एक अलग से भी टॉपिक दे रखा है, तो यहाँ मैं ना शॉर्ट में कवर करवा रही हूँ। डिटेल में मैं पॉलीमर में कवर करवाऊंगी आपको कि एक्चुअल में कितनी तरीके के पॉलीमर होते हैं, क्योंकि वहाँ भी हम पढ़ेंगे नेचुरल पॉलीमर और सिंथेटिक पॉलीमर, और इनके बीच में भी एक आएगा जिसे हम कहेंगे सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। तो इसे हम पॉलीमर भी कवर कर लेंगे। ठीक है, जैसे वहाँ पर हम ये भी पढ़ेंगे कि जो नायलॉन है, नायलॉन किस किस को मिलाकर बनाया जाता है, तो नायलॉन बनाया जाता है हेक्सामिथाइलिन डायमाइन। यानी जो नायलॉन है वो बेसिकली हेक्सामिथाइलिन डायमाइन और एडिपिक एसिड को मिलाकर बनाया जाता है। अब ये क्या है और इनका फॉर्मूला क्या है, ये हम जब अपना नेक्स्ट टॉपिक पॉलीमर कवर करेंगे तो मैं उसमें आपको ये कवर करा दूंगी। फिलहाल यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि सिंथेटिक फाइबर की प्रॉपर्टी है, इसमें आपको क्या याद रखना है, उनके यूजेस क्या हैं। तो हमने यहाँ पर 2 कवर कर लिए, एक रेयॉन और एक कौन सा कवर कर लिया, नायलॉन। इसके अलावा 2 सिंथेटिक फाइबर और आपको याद रख के चलने हैं, जिसमें एक है पॉलिएस्टर और दूसरा क्या है, एक्राइलिक। तो चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर जो है वो एस्टर से मिलकर बनाया जाता है। एस्टर बता देती हूँ, एस्टर इस तरीके की लिंकेज होती है, यानी अगर हमारा कोई कंपाउंड है और उसके अंदर ये वाली लिंकेज है, अगर हमारा कोई कंपाउंड है और उसके अंदर ये वाली लिंकेज है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एस्टर लिंकेज। तो ये हमारी क्या है, एस्टर लिंकेज, राइट। चलो, तो जो पॉलिएस्टर है उसके अंदर ये वाली लिंकेज आएगी। और देखो इसके आगे कौन सा वर्ड आ रहा है, पॉली, इसका मतलब ये एक पॉलीमर ही हुआ ना। यानी जितने भी हमारे फाइबर्स होते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स और जो हमारे प्लास्टिक्स होते हैं, वो सब क्या होते हैं, पॉलीमर होते हैं।
मेनली इसको किससे बनाया जाता है, इसको बनाया जाता है पेट्रोलियम से। बहुत ही इलास्टिक होता है, स्ट्रांग होता है, रिंकल रेजिस्टेंस होता है, कोई रिंकल इस पर नहीं पड़ते हैं, बहुत ही कम वाटर को ड्राई करता है, बहुत ही कम वाटर को एब्जॉर्ब करता है और बहुत जल्दी ये सूख जाता है, क्विक टू ड्राई। पॉलिएस्टर के यूजेस क्या है, इससे सेल्स बनाए जाते हैं, सेल बोट के, वाटर हाउसेज बनाए जाते हैं फायर फाइटिंग पर्पज़ के लिए, बहुत सारी फिल्म्स और मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेप्स भी इससे बनाए जाते हैं। ये आपको पॉलिएस्टर के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट हमारा आता है एक्राइलिक। एक्राइलिक बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट, सॉफ्ट और वार्म होता है वुल की तरह, रिंकल रेजिस्टेंस होता है, श्रिंक नहीं करता है और चीपर देन वुल होता है, वुल से सस्ता पड़ता है ये हमें। इसको बहुत सारे अलग अलग कलर्स में डाई किया जा सकता है, यानी आप एक्राइलिक कैसे याद रखना है, एक्राइलिक मतलब डाई, तो इसको बहुत सारे अलग अलग कलर में हम क्या कर सकते हैं, डाई कर सकते हैं। डाई का मतलब इसका कलर चेंज कर सकते हैं, रिक्वायर जैसा हमें चाहिए वैसा हम इसका कलर कर सकते हैं, राइट। अब अगर हम यूजेस की बात करते हैं तो जो हमारा एक्राइलिक है उसके यूजेस क्या हैं, बहुत सारे वुलन क्लॉथ्स को बनाने में इसको यूज़ किया जाता है, जैसे कि हैट्स, स्कार्फ, ग्लव्स, स्वेटर, ब्लैंकेट्स और बहुत सारे होम फर्निशिंग फैब्रिक्स को बनाने में हम किसको यूज़ करते हैं, एक्राइलिक को। एक्राइलिक से फेक फर बनाए जाते हैं जो टॉयज़ बनाने में या बहुत सारी फर एक्सेसरीज बनाने में यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली जहाँ पर वुल का यूज़ होता है वहाँ पर हम किसको यूज़ करते हैं, एक्राइलिक को, राइट। ये चीज़ आपको किसके बारे में याद रखनी है, फाइबर्स के बारे में। नेक्स्ट आता है हमारा प्लास्टिक। प्लास्टिक एक पॉलीमर है। देखो सबसे बड़ी बात आपको ये याद रखनी है कि अगर मैं बात करूँ फाइबर की और बात करूँ प्लास्टिक की, तो फाइबर और प्लास्टिक दोनों ही क्या होते हैं, पॉलीमर होते हैं। अब पॉलीमर क्या है, ये कैसे बनते हैं, क्या इसका यूज़ है, क्या इसका इम्पैक्ट है एनवायरनमेंट पे, वो मैं पॉलीमर में कवर कराऊंगी, जिसे हम इसके नेक्स्ट थर्ड और लास्ट पार्ट में कवर करने वाले हैं, राइट। अच्छा, प्लास्टिक एक पॉलीमर है, उसको मोल्ड कर सकते हैं डिफरेंट शेप में। आपको पता है आज की डेट में प्लास्टिक का कितना यूज़ है, प्लास्टिक के पैन, प्लास्टिक बोतल, प्लास्टिक चेयर, प्लास्टिक टेबल, हर चीज़ प्लास्टिक से बनी हुई हम यूज़ करते हैं। इसका मतलब प्लास्टिक को हम जैसी चाहें वैसी शेप में मोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो प्लास्टिक है इसका मतलब क्या होता है, ये ग्रीक वर्ड है जिसका जो क्या है, प्लास्टिकोस से आया है। प्लास्टिकोस का मतलब ही होता है मोल्डेड और शेप्ड, यानी जिसको जैसा चाहे वैसा मोल्ड कर सकते हैं या शेप कर सकते हैं। अब प्लास्टिक जो है वो यहाँ पर दे रखा है, क्या है, पॉली। पॉली का मतलब होता है मैनी और मर का मतलब क्या होता है, यूनिट्स। तो जब बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट्स कंबाइन कर जाती हैं जिनको हम मोनोमर बोलते हैं, तो हमारा क्या बनता है, पॉलीमर। और पता है कि आज की डेट में जो प्लास्टिक है उसका एनवायरनमेंट में बहुत ही ज़्यादा बेकार असर पड़ रहा है, बहुत ही ज़्यादा रॉन्ग है ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए। तो ये एनवायरनमेंट को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है क्योंकि ये बायोडिग्रेड नहीं होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, राइट। अब ये पॉलीमर क्या है, पॉलीमर के कौन कौन से टाइप हैं, इसे हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। यानी अब हमारा जो मैन मेड मटीरियल है उसका सिर्फ एक ही पार्ट बच जाता है, क्या, पॉलीमर, जिसे हम अपने नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। थर्ड और लास्ट आएगा मैन मेड मटीरियल का, कौन सा, पॉलीमर, राइट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई भी डाउट हो तो आप उससे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।